हाँ जी, इसका उत्तर दीजिए 10वें प्रश्न मैम का। ए नंबर होगा 1 और 4, अध्यापन और अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? यहाँ पे पूछा गया था जो हमारी अध्यापन प्रक्रिया होते हैं उसके अवयव, ठीक है? तो इसमें क्या-क्या होता है? हमारा अध्यापन होता है और अधिगम यानी टीचिंग और लर्निंग। क्योंकि हमने जो घटक पढ़े थे, कोई उसके नाम बता सकते हैं जो हमने घटक पढ़े थे? कल भी किसी ने पूछा था शायद क्लास में। हाँ जी, बता दीजिए, मैम कोई भी बता दीजिए। मैम अध्यापन, अधिगम, अध्यापन। अध्यापक, छात्र। हाँ, हाँ जी, 4 ही हुए, 2 और थे। फिर विषय या मैम क्रिया और और पर्यावरण। विषय और पर्यावरण। हाँ जी, तो वही पूछा गया है जो हमने 6 घटक पढ़े थे, उसमें से कोई 2 पूछ लिए हैं, ठीक है? क्योंकि कूट में हमारे पास 2-2 ही बोले गए हैं, है ना? तो क्या-क्या है हमारा? अध्यापन और अधिगम आ जाएगा, यानी टीचिंग और लर्निंग आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब मुझे कोई बताएँगे जो हमारा पारंपरिक रूप से जो शिक्षण के एक पढ़ाने के जो हमारे ढंग हैं, वो कौन से हैं? 2 थे, उनके नाम बताने हैं बस आपको। मैम एक तो था कि टीचर से परिप्रश्न ने सेवैया, जिसमें क्वेश्चन आंसर के माध्यम से होता है। हुँ, और दूसरा देखो मैम कोई बात नहीं। देखो जो आप बोल रहे हो ना, वो बोल रहे हो कि पुराने भगवत गीता के अनुसार भगवत गीता में जो बोला गया है, ठीक है? मैंने पूछा पारंपरिक रूप से, तो यहाँ पे आपको एक बुक में एक लाइन थी, पारंपरिक रूप से 2 ढंग थे हमारे। एक मैम था हमारा टीचर छात्र सेंटर्ड के। और टीचर स्टूडेंट और सेंटर्ड। स्टूडेंट। हाँ जी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो अब जिससे मैं पूछूँगी वो इसका आंसर बताएँगे, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपसे, ठीक है? हैंड रेज़ कीजिएगा बाकी जिसको आंसर पता होगा, है ना? जो हमारी हाँ जी, निर्देशित अभ्यास विधि क्या होती है? हैंड रेज़ कीजिएगा जिसको पता है। ठीक है, 2 लोगों को पता है, बाकी लोग? चलिए, 3 लोगों को पता है। लावी जी आप बता दीजिए निर्देशित अभ्यास विधि। मैम निर्देशित अभ्यास विधि में क्या होता है कि हम जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो सॉरी, जब हम पाठ चल रहा होता है तो उसके पहले भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ड्यूरिंग पार्ट में भी मतलब जब हम वो सॉरी प्रैक्टिकल कराते हैं तब भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। और मतलब और बाद में भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसमें निर्देश देते हैं। अच्छा जी, आपने जो बोला वो है हमारी निर्देशन अनुक्रिया। मैंने पूछा निर्देशित अभ्यास। निर्देशित अभ्यास हमारा असाइनमेंट होता है, ठीक है? आप इसमें कन्फ्यूज हो गए। इसमें मतलब इसका राइट आंसर होगा हमारा असाइनमेंट जो होता है उसको बोला जाता है, ठीक है? सौरभ जी आप मुझे बताओ व्यक्तिक निर्देशन विधि क्या होती है? क्या मैम पूछे? व्यक्तिक निर्देशन विधि। मैम इसमें क्या होता है कि हम जो भी स्टूडेंट को देते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं स्टूडेंट के बेसिस पे। जैसे मतलब कोई स्टूडेंट है बहुत जल्दी किसी चीज को सीख ले रहा है, और कोई स्टूडेंट है उसको जल्दी से सीख नहीं पा रहा है, तो उसके आधार पे स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। हाँ जी, मतलब जो जिस प्रकार से सीख रहा है, जिसकी जो क्षमता है सीखने की, उसका ध्यान में रखते हुए हमें उनको करवाना होता है। ठीक है, वेरी गुड। मतलब आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग कक्षा में योग शिक्षक को अपने निर्देशों को सही ढंग से संप्रेषित करने हेतु निम्नलिखित बिंदु सहायक हो सकते हैं। अब आपको बताना है जो निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए। आवश्यक होने पर निर्देश दोहराना चाहिए। कूट को देख के फिर आप आंसर। इसका ऑप्शन ए होगा, ए 1 और एंड 4। 4 होगा, 1 और 4 होगा मैम। अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो ना, वो उसको देते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो आप ए बोल रहे हो। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखो पहला है इसमें ऑप्शन नंबर 1, निर्देश संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। मतलब जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। मतलब शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और चौथा क्या है? आवश्यक होने पर निर्देश को दोहराया जाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप दोहरा सकते हो, ठीक है? जो दूसरा तीसरा था उसको अगर देखें तो इसमें क्या था?
अध्यापक को विद्यार्थियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव पॉइंट आ गया है। ये नेगेटिव पॉइंट है तो उसको हम कैसे भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और एक बार में अनेक निर्देश दिए जाने चाहिए। देखो, एक बार में बहुत सारे अगर इंस्ट्रक्शंस दे दोगे तो बच्चा मतलब भ्रमित हो सकता है, तो उसको समझने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे और आपने जो बोला वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, आप योग कक्षा के समायोजन के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? परिचय, प्रदर्शन, परिवेश का निर्माण या अभ्यास का विश्लेषण? ऑप्शन नंबर सी अभ्यास का परिवेश का विश्लेषण। निर्माण। अच्छा, सी और डी में से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जब आप कोई योग की कक्षा प्रारंभ करते हो ना, फिर पूछा गया है कि सबसे पहले क्या किया जाता है। तो अभ्यास का विश्लेषण नहीं करते हैं हम, सबसे पहले परिवेश का निर्माण करते हैं। इन्वॉल्वमेंट, जैसे ऑप्शन सी, इन्वॉल्वमेंट क्रिएट करते हैं। हाँ जी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। ये सारी जो चीजें होती है, परिचय, प्रदर्शन और अभ्यास का विश्लेषण, ये सारी चीजें इस सब के बाद होती है। तो परिवेश का निर्माण, एक अच्छे परिवेश का निर्माण कैसे किया जाता है? विजय जमी जी, आप बताइए। मैम शुरू से उनको जब क्लास ले रहे हो तो इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और उसके बारे में अच्छा, बताया जाएगा। अच्छा जी, ये तो आपने बता दिया। संतोषी जी बोल रहे हैं प्रार्थना से। हाँ जी, वेरी गुड, प्रार्थना से। तो जैसे हम लोग भी करते हैं ना, यहाँ पे क्लास शुरू करते हैं अपनी, तो सबसे पहले ओपनिंग प्रेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक अच्छे परिवेश का निर्माण हो जाता है। उससे हमारे एकाग्रता भी बनती है कि जो हम सीखने वाले हैं उसके लिए हम लोग एकाग्र हो जाते हैं। तो अच्छे परिवेश के निर्माण के लिए सबसे पहले प्रार्थना की जाती है, ठीक है, वेरी गुड। अगला है, स्वस्थ तान का किस प्रकार के आसनों से अभ्यास होता है? मतलब स्वस्थ तान किससे मिलता है? शरीर संवर्धनात्मक, ध्यान धारणात्मक, शिथिलात्मक या फिर शिथिलात्मक और ध्यान धारणात्मक? ऑप्शन ए होगा, एक नंबर शरीर ए होगा मैम। संवर्धनात्मक। संवर्धनात्मक। अच्छा जी, ठीक है। तो आपको जैसे हमने अभी भी देखा, ये फिर से रिवाइज हो रहा है हमारा कि 3 प्रकार के हमारे आसन होते हैं, ध्यान धारणात्मक, शरीर संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि स्वस्थ ध्यान किससे मिलेगा इनमें से? ठीक, तो शरीर संवर्धनात्मक से ही मिलेगा, क्योंकि जो ध्यान धारणात्मक होता है वो क्या करते हैं हम लोग, ध्यान में ज्यादा उपयोगी हमारे जो आसन होते हैं। शिथिलात्मक क्या हो जाएगा, जो हमारे रिलैक्सेशन के लिए होते हैं, जैसे हम लोग शवासन करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला है योगाभ्यास होगा, ये योगाभ्यास तो गलत लगी मात्रा। योगाभ्यास की अध्यापन विधियां पुस्तक के अनुसार अध्यापन विधियां कितनी हैं? अब ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपसे नंबर पूछ लिया है, थोड़ा आप ध्यान से सोचोगे तो फिर आ जाएगा। कोई तो बता दीजिए। मैम सब डी बता रहे हैं मैम ऑप्शन। अच्छा जी, सॉरी, मुझे वहां दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी बोल रहे हैं सारे लोग, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 7 विधियां बोली गई है, ठीक है। कौन सी थी? पहली थी हमारी व्याख्यान विधि, व्याख्यान होता है हमारा लेक्चर, जो हम लेक्चर देते हैं वो हमारा व्याख्यान। दूसरा, निर्देशन अनुक्रिया विधि, मतलब इंस्ट्रक्शंस कैसे कैसे देनी है, क्लास से शुरू में जो हम सबसे पहले देंगे, प्रैक्टिस करने से पहले जो दिया जाएगा वो, और जो आप योगाभ्यास कर रहे हो उस समय जो दिया जाएगा, दूसरा। और तीसरा, जब आप योगाभ्यास खत्म कर लोगे उसके बाद जो आपकी गलतियां हैं उसको सुधार के हेतु, ठीक है। तो ये निर्देशन अनुक्रिया विधि होती है। तीसरी होती है हमारी व्यक्तिक निर्देशन विधि, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए जो विधि का हम उपयोग करते हैं, कि ऐसी विधि जिससे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी क्लास में 15 बच्चे हैं तो कोशिश कीजिए कि सभी को समझ आए। आप कोई ऐसी विधि का उपयोग ना करें जिससे केवल कुछ बच्चों को ही समझ आए, ठीक। चौथी है हमारी समूह चर्चा विधि, यानी ग्रुप डिस्कशन जो हम करते हैं, इसके माध्यम से भी पढ़ा जा सकता है। कोई एक टॉपिक दे दिया जाए, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए तो बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आती हैं, ठीक।
अगली है हमारी निर्देशित अभ्यास विधि, जिसे असाइनमेंट हम लोग बोलते हैं कि जो आप लोग क्लास में करते हैं उसके अलावा जो आपको कार्य दिया जाता है, ठीक है, कि अगर कोई प्रैक्टिस करनी है आपको तो अलग से बोला जा रहा है कि आप घर से भी प्रैक्टिस करके लेके आओ, या फिर आपको कोई लिखित रूप में असाइनमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। अगली थी हमारी परियोजना विधि। परियोजना में क्या होता है, जो हमारे जैसे इसमें आप कोई मॉडल्स बना सकते हो या अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने मान लो किसी ने मॉडल बना के लेके आए किसी योगाभ्यास में, फिर उसको क्लास में रिप्रेजेंट करना, सभी को उसके बारे में बताना, फिर बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे, फिर आप उसके उत्तर दोगे, तो इससे भी बहुत सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। और लास्ट थी हमारी प्रदर्शन विधि, कि जो कुछ सीखा है उसका प्रदर्शन करना, ठीक। तो ये हमारी 7 विधियां हो गई। अगला प्रश्न है, एक योग शिक्षक की क्या विशेषताएं हैं? सात्विक व्यक्तित्व, योगाभ्यास के लिए स्वस्थ शरीर, शिक्षण में संवाद कुशलता, योगाभ्यासों का स्व अनुभव, अच्छी तैयारी और अनुदेशात्मक क्षमता। कूट को देख के उत्तर देना है आपको, ठीक है। माइक ऑन करके बोलेगा, मुझे वहां पे दिख नहीं रहा है क्योंकि। योगा अभ्यास के लिए स्वस्थ शरीर होना चाहिए मैम। अच्छा जी, आप ऑप्शन 2 बोल रहे हो। बाकी लोग? मैम 2 और 4 लग रहा है ये। मैम सी अच्छा होगा, जी, सात्विक वैसे तो व्यक्तित्व और सभी लग रहे योगाभ्यास हैं। का। मैम ऑप्शन मैम सी होगा, ऑप्शन डी 1 और होगा, 4। ऑप्शन डी लग रहा है, सात्विक मैम व्यक्तित्व एक बार और इसको शिक्षण में हटाइएगा तो। संवाद मैम कुशलता। 2 and 4, madam, I think. चलिए ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। देखो, जो एक योग शिक्षक है, मतलब जो एक हमारा योग टीचर या योग इंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हो, उसकी विशेषताएं बतानी है। विशेषता एक हिसाब से ये सारी है, पर हमें क्या करना होता है, हमें ऑप्शंस जो दिए गए होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कूट दिए गए हैं, उनको देख के जो बिल्कुल हमारा सटीक उत्तर होता है ना, अप्रोप्रिएट बिल्कुल आंसर होता है, वो हमें लगाना होता है, क्योंकि मिलते जुलते दिए जाते हैं, सारे ही सही लग रहे हैं। अगर पहली बार में मान लो मैंने ये प्रश्न देखा तो मुझे भी सारे सही लगेंगे, ये सभी सही है, तो इसको एक एक करके देखते हैं। पहले तो क्या हो गया, सात्विक व्यक्तित्व। एक सात्विक व्यक्ति कैसा होता है, जो शांत होता है, जिसको ज्ञान होता है, अच्छा ज्ञान होता है किसी भी चीज का, ठीक है। और उसके बाद था दूसरा, योगाभ्यास के लिए स्वस्थ शरीर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका शरीर बहुत स्वस्थ है, कि अगर वो योगाभ्यास करेगा तो वो अच्छे से करेगा, ठीक। तीसरा था शिक्षण में संवाद कुशलता, मतलब कि शिक्षण में संवाद कह सकते हैं, जो भी सारा हमारा डिस्कशन होता है उसमें वो कुशल है, ठीक है। और चौथा था योगाभ्यासों का स्व अनुभव, यानी योगाभ्यास उसने खुद किए हैं, खुद उसने अनुभव किए हैं, मतलब वो खुद प्रैक्टिस भी करता है, अच्छी तैयारी तैयारी अच्छे से करता है, और अनुदेशात्मक क्षमता, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस जो देता है वो बहुत अच्छे से देता है, ठीक है। तो फोर्थ तो मतलब होगा ही होगा। फोर्थ हमारे दो ही ऑप्शंस में है, ए में और सी में, मतलब बी और डी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी हमें देखना है पहले और दूसरे में से कौन सा ज्यादा सही है। देखो, योगाभ्यास के लिए अगर स्वस्थ शरीर होगा, बेशक, लेकिन अगर वो व्यक्ति तामसिक है, बिल्कुल आलसी है, सोया रहता है, तो फिर क्या कहते हैं कि जो आलसी है वो अच्छे से तैयारी नहीं करेगा, बेशक उसका शरीर स्वस्थ है, ठीक है, तो वो अच्छे से करवा नहीं पाएगा, एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएगा, अच्छा योग शिक्षक नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए क्या आवश्यक है, एक सात्विक व्यक्तित्व, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 एंड 4, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? जी मैम। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, योग अभ्यासों की अध्यापन पाठ योजना के अनुसार क्रम बताइए। अब आपको यहाँ पे भी एक सीक्वेंस पूछा गया है, ठीक है। पाठ का प्रस्तुतिकरण, व्यक्तिक अभ्यास, प्रश्न उत्तर और समूह अभ्यास। ध्यान से आराम से पढ़ के फिर उत्तर दीजिए। मैम ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, A और D सेम ही है ना? 1 2, हाँ 1 2 3 4। ऑप्शन डी 1 2 4 3। नहीं अलग है वो, आप ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और 1 2 4 3 है। ओके, 1 2 3 4 है, A होगा अच्छा, मैम। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको समझते हैं, है ना। इसमें बोला गया है, अगर हम
योगाभ्यास का पाठ करवा रहे हैं तो उसका एक सीक्वेंस पूछा गया है, ठीक है। तो पहला बोला था हमें पाठ का प्रस्तुतिकरण पहले होगा या व्यक्ति का अभ्यास होगा, प्रश्न उत्तर होगा या समूह अभ्यास होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, हमारा पाठ का प्रस्तुतिकरण होगा, मतलब जो करवाने जा रहे हैं उसका प्रस्तुतिकरण होगा, चाहे प्राणायाम के बारे में बोला जा रहा है, मुद्रा बंद करवानी है या फिर कोई आसन ही हमें करवाना है, ठीक है। तो 1 पहले आ जाएगा, मतलब बी और सी हमारे कैंसिल हो गए, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही कैंसिल करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी हमारे पास बचता है, इनमें से कोई सही उत्तर होगा, ठीक, पहला। फिर दूसरा होगा हमारा, क्योंकि दो दो दोनों में दूसरे नंबर पर है, यानी व्यक्ति का अभ्यास होगा, इंडिविजुअल जो प्रैक्टिस होगी वो होगी उसके बाद। अब कहाँ डाउट आ रहा है तीसरे और चौथे में, कि प्रश्न उत्तर पहले होगा या समूह अभ्यास। तो जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसने, हम उस टाइम हमने क्या देखा था कि व्यक्ति का अभ्यास करवाया जाता है, फिर उनकी अशुद्धियां ठीक की जाती है और इन सब करने के बाद बच्चों को एक साथ अभ्यास करवाया जाता है, मतलब ग्रुप प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो 4 पहले होगा, प्रश्न उत्तर इन सब के बाद होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। समझ आ गया अभी सभी को? जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योगाभ्यास। हाँ जी, सॉरी, लास्ट हाँ का जी, आंसर बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन का। 16th का ना, इसका 4th है, डी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, तो यहाँ पे पूछा गया है, ये मैंने आपसे पहले भी पूछा था अभी क्वेश्चन, कि योगाभ्यास के अध्यापन विधियों के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार है, 2, 4, 5 या फिर 7? 2 है, 2। हाँ जी, 2 है, एक है हमारा टीचर सेंटर्ड और दूसरा है स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक, वेरी गुड। अब है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियों के अनुसार अध्यापन शैक्षणिक प्रक्रिया में कितने घटक है हमारे? ऑप्शन हाँ जी, 6 तो 6 घटक हमारे पास है, जो हमने अभी पहले रिवाइज कर लिए थे, ठीक है। क्या है हमारा? टीचिंग, लर्निंग, टीचर, स्टूडेंट, जो हमारा सिलेबस है, और लास्ट में था पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, ठीक। फिर है योगाभ्यासों के अध्यापन विधियों के अनुसार सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात के संबंध किससे है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से, शैक्षिक सिद्धांत से, समाज विज्ञानिक सिद्धांत से या योग सिद्धांत से? मानवीय शिक्षा से बी रिलेटेड होगा, है, तो शैक्षिक सिद्धांत। बी होगा, इसमें शैक्षिक सिद्धांत होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे जैसे आप लोग सभी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो इसका, कि क्योंकि ये सारे शिक्षा से संबंधित है ना, कोई चीज हम करवाते हैं, सरल से जटिल करवा रहे हैं या ज्ञात से अज्ञात करवा रहे हैं, तो ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट है। अच्छा, अब मुझे बताएंगे कि हमने विधि जो पढ़ी थी जिसमें करवाया जाता था सरल से जटिल की ओर, तो वो कौन सी विधि थी? उसको विधि का नाम बताना है आपको। ऑप्शन में दे देती हूँ, सकल विधि, अंश विधि और प्रगामी अंश विधि। अंश विधि सकल अंश विधि मैम, हाँ जी, सरल से जटिल जाते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। वो अंश विधि थी, क्योंकि अंश विधि में क्या करना होता है, हमें कोई चीज जो आसान है उसको हम पहले करवाते हैं, उसके बाद कठिन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ प्रगामी अंश विधि क्या होती है? हैंड रेज करेंगे। अरे इन्होंने सीए का पता नहीं कैसे किया, मैं तो फिर से कर रहा हूँ। बाकी लोग मतलब हर कहीं से कुछ भी कॉपी कर रहा है। चलिए संतोषी जी बताइए आप प्रगामी अंश विधि। मैम इसमें आपने बताया था उस दिन की, इसमें ये कुछ भी चीज रहता है उसको पहले छोटे छोटे करके बताते हैं, फिर उसको लास्ट में एक करके एक साथ बताते हैं, तो ये हाँ जी, पता नहीं मतलब ठीक है। अब सकल विधि कौन बताएंगे? हैंड रेज कीजिए। इन्होंने कुछ और भी चीजें कॉपी कर ली इसमें, मैं फिर से कर रहा हूँ। 2 लोगों को पता है बस सकल विधि, आसान है। चलिए ज्योति जी आप बता दीजिए। सब एक साथ सिखाना है। हाँ जी, सब एक साथ सिखाना है, जितना भी हमारी चीज हमें करवानी है वो एक साथ ही हमें बतानी है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स नहीं बनाने, ठीक है। तो 3 है हमारी, सकल विधि मतलब एक साथ करवाना, ठीक है। और प्रगामी अंश क्या है? इसकी उल्टी है, एक साथ नहीं करवाना है, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर करवाना है। फिर अंश विधि क्या है? सरल से जटिल की ओर हमें करवाना है, ठीक। तो इसका बी करेक्ट हमारा आंसर। अगला है हमारा पाठ योजना का निम्नलिखित में से उद्देश्य क्या है? जो हमारा लेसन प्लानिंग है,
कक्षा में अंतिम समय के दबाव को कम करना, शरारती छात्रों को समझना, आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना, शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि दर्शाना या कक्षा को लक्ष्य केंद्रित बनाए रखना। आराम से पढ़िए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, फिर उत्तर दीजिए आप लोग। माइक ऑन करके बोलना, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया है, बोल दीजिए आप उत्तर। मैम इसमें फर्स्ट होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। कक्षा के अंतिम समय के दबाव को कम करना, शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना और कक्षा के लक्ष्य को केंद्रित बनाए रखना। अच्छा जी, ठीक है। इसके अलावा कोई? मैम ऑप्शन सी एंड डी में कंफ्यूजन है, मतलब वो जो 1, 5 तो कंफर्म है, 2 एंड 4 में कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा जी, चलिए इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोला गया है, जो हम लेसन प्लानिंग करते हैं उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है कि लेसन प्लानिंग किस लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो एक तो सभी में आ रहा है, इसमें हमारे चारों ऑप्शन, मतलब कक्षा में अंतिम समय के दबाव को कम करना। कि अगर एक लेसन प्लान आपका बना होगा तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि हमें क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, हमने तो देखा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। कहीं ना कहीं टीचर पे भी आ जाता है ना प्रेशर, अगर पढ़ के नहीं गए हो तो। एक लेसन प्लान अगर बनाया होगा तो जो बिल्कुल हमारा प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 1 तो है ही है, ठीक है। अब 5वां भी है ही है, मतलब ये 2 हमारे कट हो जाते हैं, ए और बी। 5वां क्या है, कक्षा को लक्ष्य केंद्रित बनाए रखना। अगर लेसन प्लानिंग करके गए हैं तो उसका एक लक्ष्य होगा कि आज के क्लास में हमें ये वाला टॉपिक कंप्लीट करवाना है, ठीक है। ये कंप्लीट करवाना है तो उससे समझ आएगा हमें कि बिल्कुल जो हमारा लक्ष्य है वो हमें पूरा करना है। मतलब 1 और 5 तो हमारा हो गया, अब 2 और 4 हमें देखना है, ठीक है। तीसरा जो है वैसे कैंसिल हो जाता है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति के महत्व को समझाना। तो लेसन प्लानिंग से ये सारी चीज मतलब उतनी अप्रोप्रिएट हमें नहीं लग रही, तीसरा कैंसिल है। अब दूसरा और चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना। मतलब जो हमारी टीचिंग एड्स है या फिर कह सकते हैं हमारे जो मटेरियल्स होते हैं, जो सहायक सामग्री होती है, उसमें अधिक रुचि को दर्शाना या फिर कक्षा में शरारती छात्रों को समझाना। देखो, अगर आप एक लेसन प्लान बनाते हो ना तो जो हमारे क्या कहते हैं उसको, लर्निंग मटेरियल जो हमारा होता है, जो सहायक सामग्री होती है एक अध्यापक की, उसके बारे में उसमें लिखा होता है, लेकिन उसमें अधिक रुचि नहीं दर्शाई गई होती है, ठीक है। उसके बारे में जानकारी होती है। अगर मान लो आप सूत्र नीति करवाओगे तो उसमें आप लिखोगे कि आज हम सूत्र नीति करवाएंगे तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो वो उसमें लिखा होता है, लेकिन उससे ये कहीं नहीं जाहिर होता है कि उसमें बहुत ज्यादा रुचि दर्शाई जा रही है। तो इसका ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो शरारती छात्र होते हैं उनको समझाना। कहीं ना कहीं अगर आपने एक पूरा लेसन प्लान अच्छे से बनाया है तो अगर कोई बच्चा बीच में शरारत कर रहा है या कोई ऐसा है जो बिल्कुल उपद्रवी बच्चा है, समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो आप उसको भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। उसको उससे रिलेटेड प्रश्न आपने पूछ लिया जो आपको आज करवाना है उसको, या हमने पहले जो पढ़ा था पिछली क्लासेस में कि उसको कुछ समय के लिए आप बाहर निकाल सकते हो, फिर अंदर बुला के समझा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है ना वो हमारा पहला, दूसरा और 5वां हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी मैम। ठीक है, तो ये मैम इसकी आपने बोला जी, कि यहाँ पे सेकेंड नंबर होगा, लेकिन हाँ मैम जी, वो तो आता है कि मतलब जो छात्र शरारत कर रहा है, और यहाँ पे जब पूछा है कि हम पाठ मतलब जो भी लर्निंग बना रहे हैं वो अगले दिन क्लास के लिए वो हम तैयार कर रहे हैं। इसमें तो हम छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए तो हम मतलब अपना बनाते हैं कोई भी मॉडल कि हमको ये पढ़ाना है, फिर हम जो है मैम इसको केंद्र में बना के रखेंगे कि इससे अपने पाठ से भटके नहीं। और तीसरा कि और जो भी मतलब वहाँ पे स्टूडेंट होंगे वो मेरे बनाए हुए मॉडल को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा जी। देखो यहाँ पे जो है ना फोर्थ, आप जो बोल रहे थे कि शिक्षण सामग्री जी में मैम। अधिक रुचि को दर्शाना, है ना। अगर यहाँ पे ये होता ना कि शिक्षण क्या बोलते हैं यहाँ पे होता
कि बच्चों के कक्षा में रुचि को दर्शाना। तो ये सही होता, क्योंकि अगर आप लेसन प्लान इफेक्टिव तरीके से बनाओगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि आप लेसन प्लान जब बनाते हो तो बहुत सारी चीजें को ध्यान में रख के बनाते हो कि बच्चों का इंटरेस्ट भी आना चाहिए, आपको पिछली चीजों को भी जोड़ना है, आगे की चीजों को ध्यान में रख के लेसन प्लानिंग करनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है शिक्षण सामग्री के लिए बोला गया है कि शिक्षण सामग्री में अधिक रुचि को दर्शाना। तो एक लेसन प्लान जब बनाते हो तो उसमें ये कहीं नहीं होता कि उससे आपकी जो हेल्पिंग मटेरियल्स है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिले, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता ना कि बच्चों में बहुत ज्यादा अधिक रुचि को दर्शाना, तो ये करेक्ट होता फिर, ठीक है। हो गया क्लियर? जी मैम। ठीक है, तो ये इतने ही क्वेश्चन है, इनका मैं भेज दूंगी आपको। एक क्वेश्चन जो था संतोषी जी ने मुझे भेजा था, हम उसको डिस्कस करते हैं, वो अभी आया था, ये है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि कैवल्य धाम लोनावला द्वारा निर्धारित पाठ योजना का सामान्य क्रम पूछा जा रहा है। पाठ का आरंभ, क्रियाविधि का आरंभ, अभ्यास का मौखिक परिचय, आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन, व्यक्तिगत और समूह अभ्यास। यहाँ पे आपको कोड दिए गए हैं, सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा, फिर मैं इसको क्लियर करवाती हूँ। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए होना चाहिए। अच्छा जी, ऑप्शन ए होना चाहिए, ACBDE, ठीक है। सभी को ऑप्शन ए ही लग हाँ रहा है मैम, ना? ये हाँ जी यही मैम, लगना मतलब यही लग रहा है। क्योंकि अभ्यास आ गया ऊपर में पाठ मैम, का इसमें आरंभ, अभ्यास में मौखिक फिर परिचय। अभ्यास, मौखिक परिचय, फिर क्रियाविधि। हाँ मैम। ठीक है, मतलब सबको वन लग रहा है। जिनका ये क्वेश्चन है उन्होंने भी ऑप्शन वन ही चूज किया है, लेकिन जो यूजीसी नेट की जो फाइनल आंसर की आई थी ना, उसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट था। तो पहले मुझे भी डाउट हुआ कि कैसे 3 हो सकता है, क्योंकि मुझे भी वन ही लग रहा था। तो इसको समझते हैं, मतलब मैंने जैसे खुद को समझा, देखो कि सबसे पहले हाँ ए तो होगा ही होगा कि पाठ का आरंभ हो रहा है। अब कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है, बी और सी में से क्या पहले आएगा? बाकी ये भी डी और ई भी ऐसा ही होगा, आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन, फिर उसके बाद व्यक्तिगत और समूह अभ्यास, मतलब बी और सी का ऊपर नीचे का है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोल रहे हो कि अभ्यास का मौखिक परिचय पहले आएगा और क्रियाविधि का आरंभ बाद में होगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा ना, मैंने बुक से पढ़ा, तो उसमें मेरे को क्या समझ आया इसमें से कि पाठ का जब आप आरंभ कर देते हो, पाठ का आरंभ कैसे करते हो? एक अच्छा वातावरण बना के उसके लिए आप ओपनिंग क्लियर करवाते हो, ठीक है। उसके बाद जो अभ्यास का मौखिक परिचय है ना, वो था, फिर हम प्रैक्टिकल उसको करवाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, जब अभ्यास का मौखिक परिचय होगा तो उससे पहले हमारी क्रियाविधि आरंभ हो जाएगी, मतलब एक आपने क्रियाविधि शुरू कर दी है, क्रियाविधि ही आपकी वही है कि आप मौखिक परिचय पहले दे रहे हो, उसके बाद आप उनको प्रैक्टिकली करवा रहे हो, इसलिए क्रियाविधि पहले आई है कि क्रियाविधि का आरंभ पहले हो जाता है। क्रियाविधि मतलब जैसे आपने अभ्यास का मौखिक परिचय दिया, वैसे ही आपकी क्रियाविधि उससे पहले शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरा आप करवाने लग जाते हो ना। शुरुआत आपने प्रेयर से कर दी, फिर आपने मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि क्रियाविधि का आरंभ कर दिया। क्रियाविधि का जब आरंभ हो गया तो उसमें ही ये आ गया आगे कि मौखिक परिचय हो गया, फिर आपने प्रैक्टिकली करवाया, फिर आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन करवाया, फिर व्यक्तिगत और समूह अभ्यास कराया। तो इसलिए इन्होंने शायद ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट बोला था, ठीक है। क्लियर हुआ? कहीं थोड़ा बहुत समझ आया आपको? मतलब जैसे मैंने समझा, हाँ मैंने आपको यस वैसे मैम। बताया। मतलब हाँ यहाँ जी, क्रियाविधि मतलब आसन करना नहीं है, प्रोसेस है। हाँ जी, प्रोसेस है, जो हमारा एक टीचिंग का प्रोसेस है वो है, हाँ तो वो ठीक है। कंफ्यूजन था, मुझे लगा कि वो आसन का क्रियाविधि है। नहीं जी, ठीक है। संतोषी जी, आपको क्लियर हुआ? आपने ये क्वेश्चन पूछा था पिछले कल। संतोषी जी है ही नहीं क्लास में। चलिए, बाकी लोगों को क्लियर हो गया ना? जी मैम। यस। ठीक है, तो क्लोजिंग प्रेयर कौन करवाएंगे आज? ज्योति जी आप करवा दीजिए क्लोजिंग प्रेयर। ठीक है, लावी जी आप करवा दीजिए।